Hello to all the CA Foundation students. Welcome to the second video on how to write answers in CA Foundation paper 2 business laws and BCR. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, फिर हमने एक स्टूडेंट के आंसर्स की लाइव चेकिंग भी की थी और मैंने आपको टिप्स दिए थे कि आंसर को फ्रेम कैसे करना है. इफ अ 2 मार्क क्वेश्चन इज आस्क्ड, 3 मार्क्स, 5 मार्क क्वेश्चन, हमने केस स्टडी आंसर्स कैसे लिखने हैं, थ्योरी क्वेश्चन आया तो आंसर्स कैसे लिखते हैं, तो पूरा डिटेल में हमने वहां पर डिस्कस किया था. इफ यू हैव मिस्ड दिस वीडियो, डोंट वरी, आई एम गिविंग अ लिंक ओवर हियर. जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन और आप वो वीडियो देख सकते हो. उसमें हमने इन डेप्थ डिस्कशन की थी ऑन हाउ टू राइट आंसर्स. अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीजें डिस्कस करने वाली हूँ. सबसे पहले तो एक स्टूडेंट है हमारा जिसने हमारा लॉ का फुल कोर्स लिया था, और आपको तो पता ही है कि हमारे लॉ के फुल कोर्स में यू कैन सेंड अस अनलिमिटेड क्वेश्चंस फॉर चेकिंग फॉर बिजनेस लॉज बीसीआर. तो कितने भी क्वेश्चंस हैं आप हमें भेज सकते हो, हम चेक करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे एंड वील कनेक्ट विद यू एंड हेल्प यू टू इम्प्रूव योर आंसर्स. तो एक स्टूडेंट है हमारा जिसने हमारा फुल कोर्स लिया था, तो मैंने उसको बोला कि पहले मैं तेरे को गाइड नहीं करूंगी, तू खुद आंसर्स लिख और फिर आई विल टेल यू कि तू कहाँ मिस्टेक्स कर रहा है. तो पहले तू खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आंसर लिखना. तो उसने आंसर लिख के भेजा, फिर हमने उसे एनालाइज किया और उसको उसके मिस्टेक्स बताए एंड देन ही सेंट अस अनदर अनदर आंसर. उसने करेक्टली वो फॉर्मेट में, और मजे की बात तो ये है कि सुबह उसका हमको मैसेज आया कि मैम ये मैंने आंसर लिखा है. मैंने उसको बोला देख वीडियो भी है और मैं तेरे को गाइड भी करती हूँ कि कैसे आंसर लिखना है. और शाम तक उसने मुझे 4-5 आंसर हमारे कंपाइलर में से लिख के भेज दिए. एक बार स्टूडेंट को समझ में आ जाता है ना कि फॉर्मेट क्या होता है, एक बार अच्छी गाइडेंस मिल जाती है ना, तो फिर जब क्लैरिटी आ जाती है फटाफट हमारा माइंड चलने लगता है. और शाम तक उसने मुझे 4-5 आंसर्स लिख के भेज दिए फ्रॉम द कंपाइलर. एंड जो उसका इम्प्रूवमेंट था वहां पर, आई वॉज शॉक्ड. आई टोल्ड हिम यार ये लगता ही नहीं है सेम पर्सन ने आंसर्स लिखे. और भी बहुत सजेशंस थी, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट थे. अभी तो बेचारे ने फर्स्ट टेस्ट लिखा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ लिखेगा तो उसका कॉन्सेप्ट इंप्रूव होता जाएगा, उसकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि नवंबर 22 एग्जाम के पहले वो अच्छे से तैयार हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम उसी के आंसर्स चेक करने वाले, उसने क्या मिस्टेक्स की, उसको क्या इंप्रूवमेंट्स हमने सजेस्ट की, आप उससे सीख सकते हो. और लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी what mistakes you should avoid while answering the case based questions, theory questions, so that you can improve on those mistakes, you can work on those areas and score maximum marks in this subject. If you're watching my video for the first time, I am CA Preeti Agarwal and I make videos specially for you. Do subscribe to your channel Theory Masters Learning and hit the bell icon ताकि आपको ऐसे ही informative videos का notification आता रहे. Also, visit my website theorymasterslearning.com for books, lectures and test series. तो स्टूडेंट्स, ये था वो क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट ने भेजा था. इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द कंपाइलर. A sends an offer to B to sell his second-hand car for 1,40,000 with a condition that if B does not reply for a week, he will treat the offer as accepted. Is A correct in his proposition? This is RTP November 2019 एग्जाम क्वेश्चन. अच्छा, यहां पर आंसर जो ICAI ने प्रिस्क्राइब किया था वो ये है. अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ICAI वो फॉर्मेट फॉलो नहीं करता. प्रोविजंस, देन फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन, ऐसा वो फॉलो नहीं करता. वो तो सिर्फ सीधा पैराग्राफ में दे देते. बट फॉर बेटर प्रेजेंटेशन पर्पस, थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए जो मेथड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज प्रिस्क्राइब, कि वो अच्छा है मेथड. उसमें लेंथ भी मिल जाती है आपको और एवरीथिंग इज सेग्रीगेटेड, सो यू नो कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, फैक्ट्स में क्या लिखना है. तो आपके आंसर का जो फ्लो है वो मेंटेन रहता है. लेकिन ICAI ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में ही दे देता है. अब ICAI ने जो यहाँ पर आंसर दिया है, उसके अलावा भी इसका एक और सोल्यूशन है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, दैट साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड. यहां पर वो क्या बोलता है, इफ यू डू नॉट रिप्लाई फॉर अ वीक आई विल अज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर. ऐसे कैसे? ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, उसी हिसाब से एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड. साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू acceptance. हाँ, there are certain circumstances where silence may amount to acceptance, लेकिन वो होगा when the offeree by his previous conduct has indicated that his silence is acceptance. तो ये जो थ्योरी पार्ट है, ये सबसे पहले ICAI ने अपने आंसर में दिया है.
फिर उन्होंने फैक्ट्स लिखे हैं. In the given problem, if A remains silent, it is not acceptance because acceptance must be properly communicated. The acceptance of an offer after the prescribed time by the offerer has lapsed will not avail to turn the offer into a contract. So offer must be accepted within the prescribed time. तो उन्होंने ऐसा कुछ फ्रेमिंग किया है. लेकिन इसका एक और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी है, दैट offer must not contain a term the non compliance of which amounts to acceptance. ठीक है, तो आप उस हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो. तो वो स्टूडेंट ने पहले वैसे ही लिखा था, दैट ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस. अब मैंने जो सॉल्यूशंस देखे हैं आईसीआई के, उसमें स्पेलिंग के नीचे वो हमेशा ऐसा मार्किंग कर देते हैं या उसको एक बॉक्स में डाल देते हैं जस्ट टू शो दैट यहाँ पर कोई स्पेलिंग एरर है, क्योंकि देयर इज सम स्पेलिंग एरर. ये क्या हो रहा है, एक मिनट. यस, सो ओवर हियर यहाँ पे हमने ऐसे इंडिकेशन कर दिया दैट देयर इज सम स्पेलिंग एरर. Offer should not contain a term the non-compliance of which amount to acceptance. It is to be treated as acceptance in the given acceptance within the time is to be treated as acceptance. ऐसा लिखा है उसने. In the given case, A sends an offer to B to sell a second-hand car. B does not reply. Hence, the above provision does not amount to a valid offer. He is not correct in his proposition. अच्छा, तो ये आंसर उसने लिख के भेजा था. आंसर गलत नहीं है. साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, वो पॉइंट मिसिंग है यहाँ पर. लेकिन उसने जो तरीके से आंसर लिखा है दैट ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस, वो वे से अगर आपने लिखा तो भी चलेगा. लेकिन अगर आप देखोगे, एक तो उसने जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा है वो मुझे नहीं लगता सही है, बिकॉज आपको जो क्वेश्चन नंबर है वो मार्जिन में लिखना है. सो क्वेश्चन 2, ओके, क्वेश्चन 2 उसने सॉल्व किया था, क्वेश्चन 2 मार्जिन में लिखना है आपको. सब पॉइंट्स जो है वो अंदर लिखनी है, जैसे 1, 2 वो आपको अंदर लिखनी है मार्जिन में. अच्छा, यहाँ पे तो सब पॉइंट्स है ही नहीं वैसे. सो क्वेश्चन नंबर उसने लिखा है, गलत लिखा है वैसे. दूसरी बात, ये क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन 2 के बाद एक्सक्लेमेशन है कि वो ब्रैकेट है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. ऐसा भी लग सकता है एग्जामिनर को कि क्वेश्चन 21 है, वो तो पेपर में है ही नहीं. सो द वे ऑफ राइटिंग इज नॉट करेक्ट. तो ये हमने उसको एक इंप्रूवमेंट एरिया बताया था. अब ये आंसर है. क्या आपको लगता है कि ये 4 मार्क या 3 मार्क के लिए आइडियल लेंथ है? नहीं, कम है. इसमें उसको और एडिशंस करनी चाहिए थी. प्लस एक पैराग्राफ में सब कुछ लिख दिया है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो फिर मैंने उससे कहा कि भाई ये देखो, ये इंप्रूवमेंट्स आपको करने हैं. हमारी कॉल भी हुई थी, ये इंप्रूवमेंट्स आपको करने हैं. ये जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो किया वो भी उसके साथ शेयर किया. इमीडिएटली इवनिंग में मैं आपको दिखाती हूँ, उसने मुझे ये लिख के भेज दिया. ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस थे. ये देखो, उसने खुद से हमारे कंपाइलर में से बहुत सारे क्वेश्चंस भेज दिए. चैप्टर 1 यूनिट 1, क्योंकि फुल कोर्स की हमारी स्कीम ही वैसी है कि भाई तुमको जितने आंसर चाहिए लिखो, वी विल गो थ्रू इट, गाइड यू. तो उसने फिर मुझे 5-6 आंसर ऐसे लिख के भेज दिए. ये था उसका आंसर 2. और अभी आप देखना क्या चेंज हुआ है. एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2B, अब उसने जो सेक्शन नंबर लिखा है उसको बॉक्स में डाल दिया. वेरी गुड. एग्जामिनर का आपने ध्यान हाईलाइट करवाया कि देखो मैंने यहाँ पे सेक्शन नंबर लिखा है. ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, ये तो उसका फर्स्ट पेपर था ना जो सबमिट किया. इसमें और भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स है, वो कर रहा है, इज वर्किंग ऑन इट. यहाँ पर 1872 आना चाहिए था. ओके, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इधर कॉमा आएगा. 1872 के बाद भी कॉमा आएगा. When a person offered to whom the offer is made signifies his assent thereto, it is said to be accepted. तो ये उसने सबसे पहले definition of acceptance लिखी है. Now the answer which he has written is as per the answer given in the compiler, जिसमें ICI का एक different view था that silence does not amount to acceptance. तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फिर आपको दोनों कंबाइन करके लिखोगे, चलेगा. One of the essential elements of acceptance is that mere silence does not amount to acceptance. Acceptance must be properly communicated. If the offerer made offer to the offeree, he does not reply or about whether he has accepted or declined, it means, अब ये word मुझे नहीं समझ में आया था. 2-3 बार रीड करने के बाद मुझे समझ में आया कि लिखा है means. मुझे तो यहाँ पे म्याऊज लग रहा था. मैं बोला क्या लिखा है इसने यहाँ पे, means है वो. It does not mean that the offer has been accepted. However, the offeree by his previous conduct, ये अच्छी पॉइंट लिखी है जो ICAI ने अपने मॉडल आंसर में लिखी थी, वही उसने यहाँ पर लिखी है.
The offeree by his previous conduct signifies that the silence amounts to acceptance, then the offer is assumed to be accepted. तो ये जो उसने 4 पॉइंट्स लिखे हैं ये प्रोविजंस में लिखे हैं, एंड आई थिंक 4 पॉइंट्स आर एक्सेलेंट. इतना तो लिखना ही चाहिए प्रोविजन में, और 4 मार्क्स के लिए तो पहले ही उसने 4 पॉइंट्स लिख दिए. फैक्ट्स, अच्छा ये अंडरलाइन करना है यहाँ पर आपको. प्रोविजंस जैसे यहाँ पे है वो भी अंडरलाइन करना है आपको. नेक्स्ट लाइन से प्रोविजंस लिखे. अभी उसकी हैंड राइटिंग ऐसी है ना कि मैंने उसको बोला कि यहाँ पे ना तू 1 और 2 लिख दे, वरना समझ में ही नहीं आएगा कि उसने चेंज किया है. हैंड राइटिंग इंप्रूव करना इज वन मोर सजेशन विच आई गिव हिम. ये देखो ना, इसमें से नहीं पता लगता है कि आंसर में क्या लिखा है. इतना फटाफट लिखा है उसने आंसर, और कैंसिलेशंस भी है विच वी शुड अवॉइड. देखो फैक्ट्स लिखे हैं. एन ऑफरी सेंड्स द ऑफर टू सेल ए सेकंड हैंड कार फॉर 1,40,000, बट द कंडीशन वाज दैट इफ ए डज नॉट रिप्लाई देन वी विल कंसिडर एज द ऑफर इज एक्सेप्टेड. तो ये फैक्ट्स हैं, ये सिर्फ हमने इसीलिए लिखे हैं सो दैट वी अराइव एट द सोल्यूशन. एनालिसिस लिखो, सोल्यूशन वर्ड लिखो, इट मीन्स द सेम. अब मुझे कल ही एक स्टूडेंट का व्हाट्सएप आया था कि मैम मैंने बहुत सारे लोगों के पेपर्स देखे जो स्टूडेंट्स थे कि उन्होंने ना फैक्ट्स नहीं लिखे हैं, डायरेक्टली आफ्टर प्रोविजन दे हैव गॉन टू द एनालिसिस. ऐसे तो आईसीआई आपको बोलता नहीं है फैक्ट्स लिखो, लेकिन उनके जितने भी मॉडल आंसर्स है मैंने देखा है कि उन्होंने 2-3 लाइंस में फैक्ट्स मेंशन करने के बाद सोल्यूशन लाया है. तो मेरे हिसाब से आपको फैक्ट्स लिखने चाहिए. उसके लिए मार्क्स शायद ना मिले, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग, क्वेश्चन को आप वहां पर वापस लिख रहे हो. मार्क्स शायद ना मिले आपको, लेकिन एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है जहां पर आपने प्रोविजंस लिखे, क्वेश्चन क्या है, उसके फैक्ट्स लिखे, एंड देन यू अराइव एट द सोल्यूशन. सो दैट इज व्हाट यू शुड डू. सो हियर ही डज नॉट ना, अभी उसने एनालिसिस लिखा है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे. दूसरी चीज मैंने उसको बताई थी कि आफ्टर राइटिंग प्रोविजंस लीव अ लाइन, और लीव अ लाइन करने के बाद आपको फैक्ट्स लिखने हैं, देन लीव अ लाइन एंड राइट द एनालिसिस. तो बच्चे ने कितने क्विकली वो मेथड को अडॉप्ट कर लिया, एंड ही सेंट मी द आंसर. B clearly does not show that his consent. He says nothing about it. It is not acceptance by silence of B. So silence is not acceptance. फिर उसने conclusion लिखा है leave a line. अभी conclusion की spelling फिर से गलत लिखी है. Hence के बाद comma आना चाहिए. ये these are very small things, but आपका answer है ना, ये सब चीजों से perfect होता जाएगा. Hence A cannot assume that B's silence by B's silence that offer is to be accepted. तो ये तो 4th क्वेश्चन है. देखो कितने सारे क्वेश्चन उसने, एक बार उसको बस मैंने मेथड बता दिया तो उसने थोड़ा लोडिंग में टाइम लग रहा है. आंसर 7, आंसर 4. आई मस्ट रियली अप्रिशिएट द एफर्ट टेकन बाय द स्टूडेंट. आंसर 8 उसने थियोरी क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, काफी कुछ लिख के यहाँ पर भेजा है. एंड ये देखो आंसर 12. तो एक बार उसको मेथड समझ में आ गया, थ्योरी पक्की हो गई ना, वीडियोस देखने के बाद थ्योरी पक्की हो गई, फटाफट उसने आंसर्स लिख के भेज दिए. देखो इधर सेक्शंस को भी बॉक्स में डाला है. अब उसको मैंने एक और सजेस्ट किया कि कीवर्ड्स को हाईलाइट करना. देखो उसने कीवर्ड्स को भी हाईलाइट किया है. अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में तो पेन से करोगे तो भी चलेगा. सो दिस शुड मोटिवेट यू स्टूडेंट्स. मेरा एम यही है दैट यू शुड फील मोटिवेटेड कि मैम अच्छा इसने ऐसा किया है, मैं भी मोटिवेट होके मैं भी लिखूं, मैं भी एफर्ट करूं टू इम्प्रूव माई आंसर राइटिंग स्किल्स. सो दिस इज जस्ट टू मोटिवेट यू, जस्ट टू टेल यू कि अगर वो कर सकता है एक ही लेक्चर में, एक ही, तो आप भी कर सकते हो. यस स्टूडेंट्स. अच्छा, नाउ व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड while writing these while answering these questions to score good marks in your exam, वो भी देख लेते हैं. Avoid these mistakes and score excellent marks in law. The first common mistake that students commit is not planning the syllabus and revising. See, it is very important to prepare a timetable before you start studying. पहले ये देखो कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, आप कितना टाइम स्टडी और कितना टाइम रिविजन को देने वाले हो. तो सिलेबस को प्लान करो और अपने रिविजन को भी इक्वल टाइम दो. फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स यू नीड एटलीस्ट 2 months फॉर रिविजन. फॉर इंटर स्टूडेंट्स इफ यू हैव 3 months फॉर रिविजन इट्स अ ब्लेसिंग. उतना टाइम नहीं मिलता है मुझे पता है, बट 2 months तो आपको लग ही जाते हैं. इफ यू आर अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स 2 months आर रिक्वायर्ड फॉर रिविजन. It is very well said that a dream without a plan is just a wish. आप सिर्फ होप करते रहोगे कि हाँ मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, मुझे दोनों ग्रुप्स करने हैं, मुझे अच्छे से सब पढ़ाई करके रिवाइज करना है, लेकिन अगर आपके पास प्लान नहीं है तो फिर आप कभी सिलेबस अपना कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे और रिवाइज भी नहीं कर पाओगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल. मैंने 3 month स्टडी टाइम टेबल किया था
फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर आपको चाहिए तो मैं दोनों के लिंक्स यहाँ पर दे देती हूँ. यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज एंड प्रिपेयर योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली. बहुत ज्यादा एम्बिशियस टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है आपको. आप छोटा सा टाइम टेबल बनाओ, लेट्स से फॉर वन वीक या फिर 4 दिन का ही टाइम टेबल बनाओ, लेकिन अचीवेबल टाइम टेबल बनाना, और वो अचीव करने के बाद आप नेक्स्ट 4 डेज की प्लानिंग करना. छोटे से शुरुआत करो, फिर जाके आप वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली टाइम टेबल अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हो. The second mistakes which student commit is writing the theory questions in paragraph form instead of point format. See students, this is how you should attempt the theory question. आपको उसे point format में लिखना है. 1 2 3 आपको heading देनी है, heading को देकर underline करना है, उसे explain करना है, then leave a line. Write point 2, give the heading, write explain that point, leave a line, and then proceed to the third point. Paper presentation is very important. Make it very easy for the examiner to read your answer and assess it. The third mistake which normally students commit is starting the answer with yes or no. आप directly solution से start कर रहे हो, नहीं करना है. Please follow a proper format, provisions, facts, analysis, solution एंड कंक्लूजन. एनालिसिस या सोल्यूशन. तो पहले आप प्रोविजंस लिखोगे जहां पर आप सारी थ्योरी, सेक्शन नंबर्स, केस स्टडी मेंशन करोगे. लीव अ लाइन, राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस. उसमें आप केस को अपने ओन वर्ड में ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे. देन एनालिसिस या सोल्यूशन में आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे, एंड लास्ट में कंक्लूजन इन 1 or 2 sentences. If you follow this format consistently in your paper, you will never go wrong. You will get maximum marks in this subject. The fourth mistake committed by students is they don't write एंड प्रैक्टिस. ये तो मैं मेरे छोटे 9 साल के बेटे को भी यही बोलती हूँ, राइट एंड प्रैक्टिस. सो व्हाट वी डू इज वी फर्स्ट रीड द पैराग्राफ, देन वी लर्न इट, राइट इट, अगेन रीड इट. तो लिख के जो वो प्रैक्टिस करता है ना, उसको एक ही बारी में पूरा आंसर याद हो जाता है. एंड दिस इज द मेथड विच आई एडवाइज टू ऑल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो. राइट एंड प्रैक्टिस, राइट एंड प्रैक्टिस. तो जैसे मेरे फुल कोर्स में मैंने आपको बताया, we give you the opportunity to send us unlimited questions for checking. इसीलिए हमने किया है ताकि आप लिखो, और शुरू में लिखोगे ना, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा. बाद में आप अपने नंबर ऑफ टेस्ट अगर कम भी कर दोगे तो भी एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया कि आपको कैसे लिखना है. एंड उसके बाद देखना कि जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यू विल स्टार्ट लविंग दिस सब्जेक्ट. लॉ विल बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट. फिफ्थ, दैट इज मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. अरे लर्न करके क्या होगा, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं एग्जाम में. इट इज ऑल केस बेस्ड क्वेश्चन. बाय हार्ट करोगे, कितना करोगे, फाउंडेशन क्लियर कर जाओगे, लेकिन इंटर और फाइनल में वो नहीं कर पाओगे. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल. चाहिए तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिखो, लेकिन आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के, उसको रीड करके, लर्न करके, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना. सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. डोंट लर्न द क्वेश्चन आंसर्स एंड से मैम इतना ही कर लिया तो बस है ना. पहले थ्योरी पढ़नी है आपको, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे. शॉर्टकट्स करोगे तो शॉर्ट में ही मार्क्स मिलेंगे. तो अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ो. एंड देन देखना कि लॉ बहुत ही इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल है. इट विल बिकम वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स. सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे उनकी तैयारी करनी चाहिए, व्हाट मिस्टेक्स आर टू बी अवॉइडेड. शुरू से ही इन सब चीजों पे ध्यान देना, लास्ट मिनट के लिए वेट मत करो, एंड आई एम श्योर यू विल स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स in law. For more such videos, subscribe to your channel Theory Masters Learning and hit the bell icon ताकि आपको notifications आते रहे. And don't forget to visit my website theorymasterslearning.com for books, compilers, lectures and test series.